स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स जो आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहले हम एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, डाइसैकेराइड प्रेजेंट इन मिल्क इज माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज। मिल्क में लैक्टोज प्रेजेंट रहता है, इसलिए लैक्टोज को मिल्क शुगर कहा जाता। आंसर बी, लैक्टोज। दिस माल्टोज इज प्रेजेंट इन माल्ट, इसलिए उसे माल्ट शुगर कहा जाता। एंड सुक्रोज इज प्रेजेंट इन शुगर केन, hence it is called cane sugar. Second, irreversible precipitation of proteins is called. अब irreversible precipitation का एक एग्जांपल देता हूं। जब हम अंडा उबालते हैं तो अंडे में रहने वाला लिक्विड अल्बुमिन जो है वो व्हाइट मास में कन्वर्ट होता है। तो बाद में अगर हम इस व्हाइट मास को अगर ठंडे पानी में डालेंगे तो फिर से लिक्विड अल्बुमिन बनेगा क्या? नहीं, नॉट पॉसिबल। इसलिए कहा गया इरिवर्सिबल प्रेसिपिटेशन। देन प्रोटीन्स का इरिवर्सिबल प्रेसिपिटेशन क्या कहलाता? तो बेटा इस एग्जांपल में लिक्विड अल्बुमिन इज ए नेचुरल फॉर्म ऑफ प्रोटीन जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन रहता। और जैसे हम हीट करेंगे इस अंडे को उस समय ग्लोबुलर प्रोटीन का रूपांतर फाइब्रस प्रोटीन में होता। तो इस प्रोसेस में ग्लोबुलर प्रोटीन का जो नेचुरल फॉर्म है दैट इज रिमूव्ड, देयरफॉर प्रोसेस इज कॉल्ड डीनेचरेशन। इसलिए आंसर रहेगा सी, डीनेचरेशन, मतलब नेचुरल फॉर्म रिमूव करना। नेक्स्ट, ओपन चेन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज डज नॉट कंटेन। अब सबसे पहले ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। CHO में यहां बनाता हूं CHO, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे 6 कार्बन बनाना। और यहां OH, H और यहां रहेगा OH, हियर H, यहां H है तो यहां OH, यहां OH। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है। अब इसमें कौन कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट है? CHO जिसको हम फॉर्माइल ग्रुप कहते हैं। देन anomeric OH group. Anomeric OH group is present only in cyclic structure. ओपन चेन स्ट्रक्चर में नहीं रहता, इसलिए आंसर हमारा रहेगा बी, anomeric OH group. Then primary OH group is present here और secondary OH groups इतने सारे रहेंगे। MCQ A, disulfide link gives rise to following structure of protein. 4 ऑप्शंस दिए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। क्या बता पाएंगे? 5 सेकंड देता हूं, ट्राई टू फाइंड आउट। रिकॉल करने की कोशिश करना कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कितने लेवल पर स्टडी किया जाता है और हर एक स्ट्रक्चर बनने के पीछे कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल रहता है। यू शुड नो। मिला किसी को आंसर? देखिए जरा क्या रहेगा। तो बेटा प्रोटीन का स्ट्रक्चर 4 लेवल पे स्टडी किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड्स रहते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स और टर्शियरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वैन देयर वाज फोर्सेस, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स एज वेल एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे 4 प्रकार के अट्रैक्शंस रहते हैं, जरा अच्छे से याद करके रखना। इसलिए आंसर यहां कौन सा रहेगा? डाइसल्फाइड प्रेजेंट इन सी, टर्शियरी स्ट्रक्चर। Number 5, RNA has, RNA means ribonucleic acid, one of the nucleic acid। ठीक है। अब बेटा RNA में कौन कौन से बेसेस रहते हैं? तो पेयरिंग आप याद रखोगे AGCU। ऐसे 4 प्रकार के बेसिस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल, ये 4 प्रकार के बेसिस होते हैं आरएनए में। ठीक है। तो बेटा आपको याद रखना है यहां आंसर कौन सा लिखना है। देखिए पेयर कैसे पता चलेंगे। तो A इज पेयर्ड विथ U एंड G इज पेयर्ड विथ C, इसलिए आंसर रहेगा आपका AU पेयरिंग। अब हम 1 मार्क के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, डेफिनेशन पाठ करायची। पॉलीहाइड्रोक्सी, ट्राई टू रिकॉल अल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और कंपाउंड्स which on hydrolysis give
पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स are called carbohydrates. आपने सिर्फ यहां तक लिखा तो भी आपको क्रेडिट मिलेगा. दिस इज ऑल्सो द करेक्ट डेफिनेशन. ड्रॉ ए नीट डायग्राम फॉर हावर्ड फॉर्मूला ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज. हावर्ड फॉर्मूला लिखते समय साइक्लिक स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा. अब साइक्लिक स्ट्रक्चर लिखते समय कुछ प्रिकॉशन आपको लेनी पड़ेगी. इस प्रकार से आप हेक्सागोन बनाओगे जहां ऑक्सीजन राइट हैंड कॉर्नर में ही होना चाहिए. देन हर कार्बन पे ऐसा लाइन आप ड्रॉ करोगे. यहाँ HOH HOH OH H HOH and here HCH2OH. ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाओगे. यहां एक भी कार्बन पे OH का पोजीशन ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो गया, 0 मार्क. नो क्रेडिट विल बी गिवन. जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा वैसे ही बनाना पड़ेगा. ड्रॉ ए स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज. लैक्टोज इज ए डाइसैकेराइड व्हिच इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. ग्लूकोज का कौन सा फॉर्म रहेगा? बीटा फॉर्म. गैलेक्टोज का कौन सा रहेगा? बीटा फॉर्म. अब बीटा ग्लूकोज हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले देखिए यहां हम बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं. अब हमारे पास अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, इससे बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनाना? तो ये पहले कार्बन पे जो कॉन्फ़िगरेशन जस्ट उल्टा करना, मतलब OH यहां H रहेगा. ठीक है, बाकी सब जैसे के वैसा. Here H, here OH, here H, here CH2OH. ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज का. क्या भरोसा होता है. ये हो गया बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर. अब हम बनाएंगे बीटा डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर. तो पहले इसी स्ट्रक्चर को हम कॉपी करेंगे. यहां रहेगा OH H H OH OH H, here H, here OH and here HCH2OH. सेम स्ट्रक्चर बनाए. फिर ग्लूकोज और गैलेक्टोज में डिफरेंस कहां रहता है? एट फोर्थ कार्बन. ये चौथा कार्बन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. यहां डिफरेंस रहेगा. यहां डिफरेंस मतलब क्या होगा? यहां HOH इस प्रकार से, तो यहां उल्टा कर देना. यहां OH रहेगा, यहां H रहेगा. ठीक है, ऐसे दोनों के स्ट्रक्चर्स पहले बना लेना. बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी गैलेक्टोज. उसके बाद बेटा यहां से OH और यहां से H निकालोगे तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा. इसे कहते हैं लैक्टोज. दिस लिंकेज इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जिसको हम बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कहते हैं. ऐसा करेक्ट स्ट्रक्चर बनाना. Question number 4. Give the name of enzyme used in inversion of sucrose. बेटा आपको रिकॉल करना पड़ेगा सुक्रोज का इन्वर्जन होगा मतलब एक्जैक्टली क्या होगा. तो देखिए सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उस समय ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता. ठीक है, सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटेड रहता, ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रहता, फ्रुक्टोज लियो रहता. लेकिन फ्रुक्टोज का ऑप्टिकल रोटेशन इज हायर देन दैट ऑफ ग्लूकोज, जिसके कारण डी का रूपांतर एल में होता है. यानी कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरह से इन्वर्ट होने के कारण इस प्रोसेस को हम इन्वर्जन कहते हैं. तो सिंपल में याद रखना, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड इन्वर्जन. और इसे कैरी आउट करते समय जो एंजाइम यूज किया जाता है उसका नाम है, बताइए कौन सा एंजाइम यूज किया जाता? पाठ करा, इन्वर्टेज. Which glycosidic linkage is present in cellulose? Cellulose is a polysaccharide which is made up of beta D glucose. लक्षात ठेवा, starch is made up of alpha D glucose but cellulose is made up of beta D glucose. इसलिए बेटा cellulose में कौन सा लिंकेज प्रेजेंट रहेगा? बीटा 1,4 glycosidic linkages. Which structure remains intact during denaturation of protein? Denaturation का मतलब होता है नेचुरल फॉर्म रिमूव होना प्रोटीन का. ठीक है,
इस नेचुरल फॉर्म को रिमूव करते समय हम एक तो हीट सप्लाई करेंगे या एसिड बेस या एंजाइम का यूज भी हम कर सकते हैं। तो देखो एग्जैक्टली डीनेचरेशन में कौन सा स्ट्रक्चर चेंज होगा। प्रोटीन का स्ट्रक्चर 4 लेवल पर स्टडी किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। इनमें से सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता एंड दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पूरी तरह से डिस्टर्ब होते हैं, चेंज होते हैं, जिसके कारण प्रोटीन्स की बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एंजाइम। अब एंजाइम्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी में होने वाले कई सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस का रेट बढ़ाते हैं, इसलिए डेफिनेशन रहेगा सब्सटेंसेस विच कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस in living organism are known as enzymes. चांगल्या प्रकारे पाठ करून घ्या, याच्या अगोदर आपण विचारलेली आहे। गिव हायड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स ऑफ माल्टोज रैफिनोज। 2 मार्क का क्वेश्चन है, एक आंसर कैसे लिखेंगे। माल्टोज का हाइड्रोलिसिस होने के बाद हमें एग्जैक्टली कौन से मोनोसैकराइड्स मिलते हैं, तो दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, इसलिए यहां लिखोगे 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। देन बी में आंसर आप क्या लिखोगे, रैफिनोज का हाइड्रोलिसिस होने के बाद क्या मिलेगा एग्जैक्टली, तो आपको पता होना चाहिए कि रैफिनोज इज ए ट्राइसैकराइड जिसका हाइड्रोलिसिस होने के बाद 3 मोनोसैकराइड्स बनते हैं। 3 मोनोसैकराइड्स कौन से रहेंगे, 1 ग्लूकोज, 1 फ्रुक्टोज एंड 1 गैलेक्टोज मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 9, गिव प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज। सबसे पहले सुक्रोज का फॉर्मूला लिखोगे C12H22O11। इसे हम हीट करेंगे विथ डाइल्यूट HCl। एसिड हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस, इसलिए यहां हम वाटर लिखेंगे। हाइड्रोलिसिस होने के बाद हमें मिलेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। अब दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, इसका मतलब दोनों सेम ही कंपाउंड नहीं रहेंगे, एक है ग्लूकोज दूसरा है फ्रुक्टोज। और यहां से क्रोज लिखोगे, ये इक्वेशन लिखना, इस पे 1 मार्क रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को सेपरेट कैसे करना, तो उसके लिए हमें ऐड करना पड़ेगा इथेनॉल। इथेनॉल एक्जैक्टली क्या करता है, देखिए व्हाइल कूलिंग, यहां लिखना पड़ेगा बेटा, इथेनॉल हम कब ऐड करेंगे, व्हाइल कूलिंग द रिएक्शन मिक्सचर। इथेनॉल इज एडेड। अब इथेनॉल एक्जैक्टली क्या करता है, तो इथेनॉल में ग्लूकोज डिसॉल्व नहीं होता, जिसके कारण जब हम रिएक्शन मिक्सचर को कूल करेंगे ग्लूकोज विल क्रिस्टलाइज आउट। तो इसलिए यहां लिखना पड़ेगा एज ग्लूकोज इज insoluble in ethanol on cooling reaction mixture glucose will precipitate out. Glucose will crystallize out. इट इज बाद में बेटा सेपरेट हम करेंगे ग्लूकोज को बाय फिल्ट्रेशन। इसका मतलब क्या होगा, तो ग्लूकोज इंसोल्यूबल है, उसका प्रेसिपिटेट बनेगा, लेकिन फ्रुक्टोज इथेनॉल में डिसॉल्व रहता है, वो सॉल्यूशन में चला जाएगा। अब एक सॉल्यूशन फेज में है, दूसरा सॉलिड फेज में है, दोनों को सेपरेट करने के लिए हम फिल्ट्रेशन टेक्निक का यूज करते हैं। एक मार्क के लिए इतना लिख के रखना। डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन्स, 2 मार्क का क्वेश्चन है, कोई भी 4 डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स आपको लिखना है। फर्स्ट पॉइंट, इनका शेप कैसे रहेगा ग्लोबुलर का, दे हैव स्फेरिकल शेप।
एक्वोस्फेरिकल कहो या ग्लोबल लाइक कहो या इलिप्टिकल और ओवल, कोई भी आप लिख सकते हो। यहां रहेगा दे हैव फिलामेंट लाइक शेप। फिलामेंट लाइक और फाइबर लाइक और थ्रेड लाइक भी आप लिख सकते हो। सेकंड, दे आर सोल्यूबल इन वाटर। ग्लोबुलर प्रोटीन्स पानी में घुलते हैं। फाइब्रस प्रोटीन दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। एक सोल्यूबल है तो दूसरा इनसोल्यूबल रहना ही है। थर्ड, दे आर सेंसिटिव टू स्लाइट चेंज इन टेम्परेचर एंड pH। व्हाट डज इट मीन? तो बेटा जब हम अंडा उबालते हैं, व्हेन एग इज बॉइल्ड, उस समय क्या होता है, लिक्विड अल्बुमिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाइट मास। तो ये जो लिक्विड अल्बुमिन होता है वो ग्लोबुलर प्रोटीन रहता है, जिसके कारण हीट के कारण इसका रूपांतर फाइब्रस प्रोटीन में होता है, उसका शेप चेंज हो जाता है, इसलिए सेंसिटिव टू स्लाइट चेंज इन टेम्परेचर एंड pH रहेगा। लेकिन यहां दे आर stable to moderate change in temperature and pH। लास्ट पॉइंट हम लिखेंगे, they possess biological activity। They do not possess biological activity। इसका मतलब क्या होता है कि जो नेचुरली मिलने वाला अंडा होता है उसमें से चूजे बाहर निकल सकते हैं, मतलब वो रिप्रोडक्शन दिखा सकता, इसमें पजेस बायोलॉजिकल एक्टिविटी। लेकिन अंडा जब हम उबालते हैं व्हाइट मास बनता, तो क्या उससे चूजे बाहर निकलते हैं क्या? नहीं। रिप्रोडक्शन दिखाएगा क्या? नहीं। इसलिए बायोलॉजिकल एक्टिविटी ये नहीं दिखा पाएंगे। नंबर 11, गिव सिग्निफिकेंसेस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स। आपने पढ़ा है प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्वाइट कॉम्प्लेक्स होता है। इट इज स्टडीड एट 4 लेवल्स। हर एक लेवल का अपना अपना सिग्निफिकेंस होता है, वो आपको लिखना है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताता है? एक्सप्लेन्स सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड रेसिड्यूज joined with peptide bond in a protein। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या बताएगा? तो इट टेल्स अस अबाउट द शेप, एक्सप्लेन्स अ शेप लाइक अल्फा हेलिक्स and beta pleated sheet of protein in which polypeptide chains exist। टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में आपको लिखना है। स्ट्रक्चर एक्सप्लेन्स 3 डायमेंशनल शेप like globular and fibrous of protein when twisting, folding or bending of protein
हेलिक्स takes place. Quaternary structure explains joining of two or more polypeptide chains with folded tertiary structure in a protein complex. ऐसे 2 मार्क के लिए आपको बस इतना ही लिखना है, हाफ 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 हाफ. क्वेश्चन नंबर 12, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ एंजाइम कैटालिसिस. अब यहां आपको डायग्राम बनानी है जिसमें एंजाइम कैटालिस्ट की तरह वर्क करेगा. अब सबसे पहले आप बनाओगे ये है सबस्ट्रेट, उसके बाद एंजाइम, ये है एंजाइम. ठीक है. अब पहली स्टेप में क्या होता है, ये जो आपको कैविटी दिख रही है इसको हम कहेंगे एक्टिव साइट. इस एक्टिव साइट में कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप रहता ही है जिसके कारण ये सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट में जाके ट्रैप होता, जस्ट लाइक अ की ट्रैप्ड इन लॉक. इसलिए इसको लॉक एंड की मॉडल कहा जाता है. तो अब देखिए इस प्रकार से हम उसको दिखाएंगे. ये बन गया बेटा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहां फॉर्म होता है एंजाइम सबस्ट्रेट, जिसकी एनर्जी काफी ज्यादा रहती है. देयरफॉर इट इज लेस स्टेबल, और लेस स्टेबल होने के कारण या अनस्टेबल होने के कारण ये जल्दी ब्रेक होगा. प्रोडक्ट बनेगा इस प्रकार से, ये बन गया प्रोडक्ट, और फिर से ये एंजाइम रीजनरेटेड हियर. फिर से एंजाइम इस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट होगा, इंटरमीडिएट बनेगा, फिर से प्रोडक्ट बनेगा. इस प्रकार से प्रॉपर डायग्राम आपको बनाना है, और यहां लेबलिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए. सबस्ट्रेट, एक्टिव साइट, एंजाइम, देन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ऐसे इंपॉर्टेंट 4 लेबलिंग आपको करना है. Question number 13, at what temperature and pH enzymes are highly efficient in our body? एंजाइम्स के एक्टिविटी के लिए प्रॉपर टेम्परेचर और पीएच होना जरूरी है. अब प्रॉपर टेम्परेचर और पीएच यानी कौन सा रहेगा हमारी बॉडी में, तो एंजाइम्स आर, आंसर आप लिखोगे बेटा इस प्रकार से. 2 मार्क का क्वेश्चन है. एंजाइम्स आर हाईली एफिशिएंट in our body at 37 डिग्री सेल्सियस, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर रहता, एंड पीएच ऑफ 7.4, जो ब्लड का पीएच रहता है. तो जनरली ब्लड का पीएच 7.36 to 7.42 इस रेंज में रहता है. तो ये 2 कंडीशन आपको लिखनी पड़ेगी, सेल्सियस एंड पीएच. क्वेश्चन नंबर 14, ड्रॉ ए स्ट्रक्चर ऑफ डी राइबोस. हमारे पास 2 न्यूक्लिक एसिड्स है, एक डीएनए दूसरा आरएनए. आरएनए में डी राइबोस नाम की शुगर रहती है. डीएनए कंटेन्स D2D-ऑक्सी राइबोस. यहां सिर्फ हमें डी राइबोस का स्ट्रक्चर बनाना है. इट इज ए पेंटोज शुगर, इसलिए इस प्रकार से हम हैवर्थ प्रोडक्शन फॉर्मूला बनाएंगे. यहाँ OH, H, हियर H, OH, हियर H, यहाँ OH, और यहाँ रहेगा HCH2OH. इसी प्रकार से ही स्ट्रक्चर आप बनाओगे.
OH का पोजीशन प्रॉपर रहना जरूरी है। द नेम्स ऑफ बेसिस प्रेजेंट इन DNA एंड RNA। सबसे पहले DNA में लिखेंगे बेटा, इन DNA एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन and thymine are present. All these are bases. RNA contains, अब ये सेम ही रहेगा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल बेसेस। ये पूरे नाम याद कर लेना। फाइंड न्यूक्लियोटाइड, राइट सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ फॉलोइंग पोर्शन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, जो यहाँ दिया है। 2 मार्क का क्वेश्चन है, आंसर इस प्रकार से लिखोगे। सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड का डेफिनेशन लिखना, बेस, शुगर, फॉस्फोरिक एसिड कॉम्बिनेशन is known as nucleotide। न्यूक्लियोटाइड में 3 पार्ट आते हैं, बेस, शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। भाई न्यूक्लियोसाइड कंटेन्स ओनली बेस एंड शुगर। डेफिनेशन पे 1 मार्क रहेगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हमें लिखना है, तो पहले हम ओरिजिनल स्ट्रैंड लिखेंगे। ओरिजिनल स्ट्रैंड किस प्रकार से दिया है, 5' ACG TAC3'। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हम लिखेंगे, 1 मार्क इस पे रहेगा। अब किस प्रकार से लिखना देखिए जरा, लॉजिक क्या कहता है याद नहीं करना है। ये 5' से शुरू हुआ तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड 3' से ही शुरू होगा और कहीं से शुरू नहीं होगा। ए का कॉम्प्लीमेंट्री बेस T रहता है, थाइमिन, C का रहता है G का रहता है C, T का रहेगा A का रहेगा T, C का रहेगा G और 3' की जगह रहेगा 5'। इस प्रकार से लिखना, 1 मार्क। इस एक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑन ग्लूकोज, 3 रिएजेंट्स दिए हैं, 3 मार्क का क्वेश्चन है। आंसर में सिर्फ रिएक्शन लिखना है। ए का रिएक्शन, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर CHO, 4 टाइम्स CH2OH। इसे हॉट HI के साथ हम ट्रीट करेंगे। अब HI कौन सा रिएजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण इन सभी ग्रुप्स को वो रिड्यूस करेगा और हमें प्रोडक्ट मिलेगा CHO की जगह CH3, यहाँ रहेगा CH2 4 टाइम्स, यहाँ रहेगा CH3। 6 कार्बन मिल गए, इसलिए हेक्स कहना, सिंगल बॉन्ड इसलिए एन ही रहेगा, कार्बन चेन स्टेट देयरफॉर एनहेक्सेन। इस प्रकार से रिएक्शन लिखोगे, 1 मार्क मिलेगा। सेकंड बेटा, CHOH 4 टाइम्स CH2OH किसके साथ ट्रीट करेंगे, ब्रोमीन वाटर के साथ। बेटा ब्रोमीन वाटर इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसके कारण सिर्फ CHO ग्रुप का ही ऑक्सीडेशन होगा, बिकॉज इट इज इजीली ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप, बाकी वैसे के वैसा ही बचेगा। इसको पढ़ना ग्लूकोनिक एसिड। सेकंड मार्क आपको मिलेगा। नेक्स्ट रिएक्शन, CHOH 4 टाइम्स CH2OH ट्रीट करेंगे विथ CH3CO ट्वाइस O। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, +5 एरो इधर देंगे बेटा। तो अब एग्जैक्टली क्या होगा, जितने भी OH ग्रुप से वहां से H निकल जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा CHO, बदले में ऐड होगा CO CH3 4 टाइम्स, हियर इज CH2O, CO CH3 एंड बाई प्रोडक्ट 5 CH3COOH। इसको कहना ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। 3 रिएक्शन, ये 3rd मार्क रहेगा इस पे। तो इस प्रकार से तकरीबन 17 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं बायोमोलिक्यूल्स के इस वीडियो में। सब अच्छे से याद कर लेना, राइटिंग प्रैक्टिस करना ताकि आपका नुकसान ना हो।